इमेजिन करो एक सीन, मार्शल के हाथ में लोडेड गन है, उसकी आंखें गुस्से से लाल है और उसने वो गन बिल्कुल सीधी मिकी के सर पे तान दी है। वो ट्रिगर दबाने ही वाला है और ठीक उसी वक्त बिल्कुल कैजुअली ये अल्फा सीन में एंटर करती है। लेकिन रुकिए, वो मिकी को बचाने नहीं आई है। नहीं, उसकी चिंता कुछ और ही है। उसे फिक्र है कि मिकी के खून से उसका बेशकीमती कारपेट गंदा हो जाएगा। और मार्शल वो भी जैसे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हुए कहता है, अरे तो फिर साइड से गोली मार देता हूँ। और फिर पलक झपकते ही यल्फा मिकी के नीचे से अपना महंगा कारपेट खींच लेती है। मिकी की जिंदगी से एक इंसान की लाइफ से भी ज्यादा कीमती उसके लिए वो कारपेट है। और इसी एक सीन से आप बॉन्ग जून हो की पूरी फिल्मोग्राफी समझ सकते हो। कारपेट तो दूर की बात है, अल्ट्रा रिच लोग सिर्फ एक सॉस के लिए या एक लग्जरी आइटम के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितनी आसानी से वो एक इंसान की जिंदगी को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। बॉन्ग जून हो अपनी फिल्म्स में क्लास डिवाइड दिखाने के लिए फेमस है। अमीर वर्सेस गरीब, उनकी फिल्में कैपिटलिज्म पर एक सवाल उठाती है और मिकी 17 भी उसी लाइन में है। मिकी 17 पैरासाइट जितनी लेयर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है अनपैक करने के लिए। पर इतना कुछ होने के बाद भी इसमें कुछ तो कमी है। बॉन्ग जून हो की मिकी 17 ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन क्या कमी है तो हम एक एक करके सब अनपैक करेंगे। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। और ये बात फिल्मों पर भी फिट बैठती है। बुराई तो हर चीज में मिल जाती है और फिल्मों में कमियां निकालना तो सबसे आसान है, क्योंकि परफेक्शन तो एक मिथ है, चाहे इंसान हो या उसकी कला। हम सब इम्परफेक्ट क्रिएशंस हैं और ये इम्परफेक्शन ही तो हमें यूनिक बनाती है। तो जब हम खुद परफेक्ट नहीं है तो हमारी आर्ट कैसे हो सकती है? बॉन्ग जून हो की मिकी 17 भी इसी कैटेगरी में आती है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी ही है। आज के रीमेक और रिबूट के जमाने में जब हॉलीवुड ओरिजिनलिटी के लिए तरस रहा है, ऐसी क्रिएटिव फिल्म का आना सेलिब्रेशन बनता है। एक दो छोटी मोटी कमियां तो चलती है, क्योंकि ओवरऑल ये फिल्म एक मास्टरपीस के करीब है। और आप तो जानते ही हैं, हम पहले शॉर्टकमिंग्स पे बात करते हैं, फिर स्ट्रेंथ्स पे। अंत भला तो सब भला। मिकी 17 1.85:1 रेशियो में एरी एलेक्सा 65 से शूट हुई है। डार्क सीन्स भी क्रिस्टल क्लियर है, कोई नॉइज नहीं है। लेकिन फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, खासकर इसका स्केल, सबसे बड़ी कमी है। पूरी फिल्म में मोस्टली इंडोर शॉट्स हैं, ग्रीन और ग्रे पैलेट्स में, जो सीन्स को लाइफलेस बना देते हैं। और आउटडोर सीन्स में भी स्पेस की वास्टनेस फील नहीं होती। आप अर्थ से इतनी दूर स्पेस में हो, एक डिफरेंट प्लेनेट निल्फहाइम में, जो नॉर्स माइथोलॉजी के निफलहाइम से इंस्पायर्ड है, एक ठंडी अंधेरी दुनिया। लेकिन स्क्रीन पर वो आउटर स्पेस वाला वाव फैक्टर, ह्यूमैनिटी का एलियन कांटेक्ट, वो फील मिसिंग है। अभी रिसेंटली हमने इंटरस्टेलर जब बिग स्क्रीन पे देखी थी, तो स्पेस की वास्टनेस दिल में उतर गई थी और एकदम अंदर तक फील हुई थी। वो फीलिंग मिकी 17 में मिसिंग है। इसलिए मिकी 17 आईमैक्स के लिए नहीं बनी है। इनफैक्ट इसे डॉल्बी में देखना ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी राय में अच्छी स्क्रीन पर देखो, आईमैक्स जरूरी नहीं है। और हाँ, इस फिल्म को देखने के बाद आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप आईमैक्स के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाएं। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आप इस फिल्म को डॉल्बी या किसी अच्छी स्क्रीन पर देखें, जहां आपको विजुअल्स और साउंड दोनों का सही एक्सपीरियंस मिल सके। और एक और बात, जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसकी स्टोरी टेलिंग भी कुछ अलग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल सिनेमेटोग्राफी की बात हो रही है, तो इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन में कुछ कमियां हैं, जो इस फिल्म को और भी बेहतर बना सकती थी। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है और आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसकी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी इसे अलग ही लेवल पर ले जाती है। बॉन्ग जून हो जैसे क्रिएटर्स से हम डीपर लेवल मूवीज एक्सपेक्ट करते हैं और मिकी 17 में भी बहुत सारी डीप मीनिंग्स हैं, पर उन्हें समझने के लिए आपको मिकी 17 की कहानी को समझना जरूरी है। एटलीस्ट यू नीड टू नो द मीट ऑफ द स्टोरी। तो ये कहानी है फ्यूचर की, जहाँ ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि पेपर्स की तरह ह्यूमंस को भी रिप्रिंट किया जा सकता है और ह्यूमन मेमोरीज को, एक्सपीरियंसेस को एक छोटी सी डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है। और हर बार जब बॉडी रीप्रिंट होगी, तब उस बॉडी में उसकी स्टोर्ड मेमोरीज और एक्सपीरियंस को अपलोड कर दिया जाएगा। सो इट्स बेसिकली प्लेइंग गॉड। जब ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई तो कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी के समर्थन में थे और कुछ लोग खिलाफ। तो काफी डिबेट्स हुई कंजर्वेटिव्स और लेफ्टिस्ट के बीच में, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लोगों के बीच में, ब्ला ब्ला ब्ला।
फिर अंत में इस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया अर्थ में। पर केनेथ मार्शल, जो कि एक फील्ड पॉलिटिशियन है, जो पिछली 2 बार लगातार इलेक्शंस हार गया है, वो और चर्च मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो लोग कुछ लोगों को लेकर दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे और अर्थ से दूर वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे। तो जो लोग भी प्रो मार्शल थे वो उसके साथ स्पेस में जाने के लिए तैयार हो गए। उधर मिकी के सर पे भी बहुत सारा कर्जा है, वो भी उसके मतलबी दोस्त टीमों की वजह से। तो ये दोनों भी स्पेस पे जाने का फैसला लेते हैं और मिकी अननोइंगली एक्सपेंडेबल के फॉर्म पे साइन कर देता है। जिन बॉडीज को बार बार रिप्रिंट किया जाता है उन्हें एक्सपेंडेबल्स कहते हैं। अब मिकी का काम है, जैसे किसी प्लेनेट पे गए हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि उस प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो ब्रीदेबल है कि नहीं, कौन चेक करेगा? तो मिकी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो उसको रिप्रिंट कर लिया जाएगा। तो इस तरह जितने भी डेंजरस काम होंगे उनके लिए मिकी को भेजा जाता है। और जब मूवी शुरू होती है तो हमारी मुलाकात मिकी 17 से होती है, यानी कि मिकी 1 से लेकर मिकी 16 तक सारे मिकी मर चुके हैं। और यहाँ एक रूल ये भी है, अगर किसी के भी मल्टीपल्स होंगे तो उन सभी को, यानी ओरिजिनल और कॉपीज को परमानेंटली मार दिया जाएगा और उनकी मेमोरीज को भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मूवी का। इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाता है कि ये बॉन्ग जून हो की एक और एंटी कैपिटलिस्ट फिल्म है। वो मिकी को रिप्रिंट कर रहे हैं ताकि वो मर सके, और इसी कॉन्सेप्ट में मूवी की कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी। रियल लाइफ में भी कितनी सारी जॉब्स ऐसी होती है जिसमें वर्कर्स की जान चली जाती है, पर फिर कोई और वर्कर उसको रिप्लेस कर देता है, पर जॉब हमेशा वही रहती है। आप इसे हमारी कैपिटलिस्ट ट्रेजेडी भी कह सकते हो। और मूवी में इसे बहुत ही एक्सट्रीम वे में दिखाया है। मूवी में बस मिकी बदलते रहते हैं पर जॉब हमेशा वही रहती है। कैपिटलिज्म मूव फॉरवर्ड विदाउट केयर ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, और इस टेक्नोलॉजी के बैन होने के बाद भी ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये दिखाता है कि पावर और पैसे के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। और मिकी का बार बार मर के वापस आना ये भी दिखाता है कि इंसान की वैल्यू कितनी कम हो गई है जब उसको सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। मिकी 17 कोविड के टाइम पे लिखी गई है, अडेप्ट की गई है, और फील हो जाता है जैसे कि कुछ चेंजेस भी किए हैं। जैसे कि प्लेनेट में वायरस वाला जो एंगल है वो डेफिनेटली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। मिकी 17 में बहुत सारी चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। जैसे केनेथ मार्शल बहुत सिमिलर है डोनाल्ड ट्रंप और इलियन मस्क से। ये मूवी पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को क्रिटिसाइज करती है। कहीं कहीं पे थोड़ी सी वन साइडेड फील होती है और लगता है राइट विंगर्स और कंजर्वेटिव्स का मजाक उड़ा रही है। जिस तरह से मार्क रफेलो ने मार्शल को प्ले किया है, आपको हर सीन में या तो ट्रंप या फिर इलियन मस्क की झलक देखने को मिलती है। जैसे लेफ्ट मीडिया ट्रंप को पोर्ट्रे करता है, काइंड ऑफ ये मूवी भी मार्शल को वैसे ही पोर्ट्रे कर रही है। मिकी 17 कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि लीडर्स, डिक्टेटर्स कैसे होते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी होती है, कंट्री चाहे भाड़ में जाए। मार्शल की कल्ट फॉलोइंग है जो उसके लिए जान भी देने को तैयार है, और वो बस जुमलेबाजी कर रहा है, सबका बेवकूफ बना रहा है। कुछ सीन्स मूवी के इतने रियल लगते हैं, जैसे वॉर के टाइम पे भी लीडर्स, पॉलिटिशियंस अपना एजेंडा फैला रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। अपने फॉलोअर्स के दिमाग में वो ये बात बैठा सकते हैं कि हमने एक फोन कॉल करके वॉर रुकवा दी। पॉलिटिशियंस कितने रूथलेस हो सकते हैं पावर के नशे में, लेगेसी के नशे में। पॉलिटिशियंस कितने नीचे गिर सकते हैं। मार्शल जब निल्फहाइम की स्पीसीज का जेनोसाइड करने वाला होता है तो उस वक्त भी उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरी फुटेज अच्छी आनी चाहिए पूरे 32K में। मानो जैसे बॉन्ग जून हो कंज्यूमरिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो उन्हें एलियंस कहता है, जबकि वो प्लेनेट उन स्पीसीज का ही है और हम ह्यूमंस वहाँ पे एलियंस है। सिंपल सी बात उसको समझ नहीं आ रही और इस चीज को नाशा कॉल आउट भी करती है, और वो फिर से वैसा लगता है जैसे डायरेक्टर थोड़ी सी स्पून फीडिंग कर रहे हैं या फिर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और मार्शल क्योंकि ट्रम्प को मिमिक कर रहा है तो ये चीज ट्रम्प सपोर्टर्स को अच्छी नहीं लगेगी। देखो मूवी में एजेंडा वगैरह सब चलता है क्योंकि हर फिल्म मेकर के अपने ओपिनियंस होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, पर मूवी में चीजें सटल होनी चाहिए और यहाँ पे कुछ भी सटल नहीं है। मिकी 17 में सब कुछ ओवर द टॉप और ऑन दी नोज है, और फिर मूवी में डार्क ह्यूमर भी यहीं से आता है। तो ये इंजॉयबल तो है, लेकिन सिर्फ इंजॉयबल नहीं, ये मूवी आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। ये दिखाती है कि कैसे पावर और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है और कैसे एक लीडर अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये मूवी एक तरह से एक वार्निंग है कि हमें अपने लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्शल और उसके लोग निल्फहाइम में जाके बस पूरा प्लेनेट अपने कब्जे में करना चाहते हैं। वहाँ की स्पीसीज से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे, ही डजंट केयर। वो इन स्पीसीज को, जिन्हें वो क्रीपर्स बुलाता है, उन्हें बस एक्सप्लॉइट करना चाहता है, विच इज वेरी सिमिलर टू कॉलोनाइजेशन। अंग्रेज भी तो यही करते थे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता
अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट 75% खत्म कर दी। हमारे पूर्वजों को जानवरों जैसा ट्रीट किया, हमारे देश से सब कुछ चोरी करके ले गए और डेवलपमेंट की आड़ में देश को भूखमरी दे गए। उस जमाने में कितने सारे लोग अंग्रेजों की वजह से मालनरिश थे, और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, जहाँ जहाँ कॉलोनाइजेशन हुआ सब जगह सेम ही हाल है। मूवी में रिच वर्सेस पुअर की थीम भी है, और ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मार्शल और उसकी वाइफ की नजरों में मिकी या किसी भी इंसान या उन स्पीसीज किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए कारपेट जरूरी है, इंसान नहीं। अल्ट्रा रिच लोगों के लिए उनकी लग्जरियस आइटम्स की कीमत इंसान की जिंदगी से ज्यादा होती है, और ये तो हम रियल लाइफ में भी आए दिन देखते ही है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद अपनी महंगी कार से लोगों को कुचल के मार देती है, और कोर्ट उसको सजा में बस 300 शब्दों का एस्से लिखने के लिए कहती है। इतना तो जीवन में अब हमने भी देख ही लिया है कि गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती, और कानून तो बस अमीरों की तवायफ होती है। मार्शल के साथ चर्च का एक बंदा परमानेंट रहता है जो उसको मैनिपुलेट करता रहता है। घुमा फिरा के बात वही है कि मूवी कंजर्वेटिव्स और राइट विंगर्स का मजाक उड़ाती है, और मूवी अमेरिकन पॉलिटिक्स के बहुत क्लोज है। और मैं अब भी यही कहूंगा कि चीजें थोड़ी सटल रखनी चाहिए। ऐसे क्लियर नहीं लगना चाहिए कि आप सीधे ट्रम्प को ही टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अगर इतना ऑन दी नोज होगा तो यू फेल्ड एज अ फिल्म मेकर। मूवी में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहली बार ऐसा देखा कि कोई डिक्टेटर अपनी वाइफ के कंट्रोल में है। मूवी देखते हुए फील होता है कि मास्टरमाइंड तो मार्शल की वाइफ येल्फा है, और मार्शल पूरी तरह से येल्फा के कंट्रोल में है। और ये भी दिखाता है कि पावर डायनेमिक्स कैसे काम करते हैं, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दूसरे को डोमिनेट कर सकती है। और ये भी एक तरह से सोसाइटी का मिरर है, जहाँ पावर और इन्फ्लुएंस अक्सर हिडन हैंड से ऑपरेट होते हैं। ये मूवी देखने से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये डार्क कॉमेडी होने वाली है, और मूवी लिटरली बहुत फनी है। चाहे कैरेक्टर्स का रियल लाइफ लीडर्स को इमिटेट करना हो या डेडपैन ह्यूमर हो, कारपेट वाला पूरा सीक्वेंस, क्लाइमेक्स में नाशा का मार्शल पे बर्स्ट आउट होना, और वो थ्रीसम वाला सीक्वेंस, रॉबर्ट पैटिसन की कॉमिक टाइमिंग, इतने सारे फनी डायलॉग्स हैं उनके। सिचुएशनल कॉमेडी ड्यूरिंग रिप्रिंटिंग ऑफ मिकी, पूरा टाइम मूवी में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिसकी वजह से आप हंसते रहोगे। इस वजह से मूवी इंस्पायरिंग भी लगती है, क्योंकि मिकी के साथ इतना कुछ होता है एंड ही स्टिल अ गुड गाय। पता है, मूवी में कॉमेडी और भी ज्यादा हो जाती अगर मिकी 17 और मिकी 18 को और एक्सप्लोर करते कि वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। क्योंकि अगर किसी को पता लग गया कि वो मल्टीपल्स है तो उन्हें मार दिया जाएगा, तो उनका सबसे छुपना, मील शेयर करना, काम पे कभी एक जाता और कभी दूसरा, नाशा के साथ थ्रीसम, ये रिलेशनशिप डायनामिक्स अब बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। तो ये सब दिखाकर मूवी में और ह्यूमर ऐड किया जा सकता था, क्योंकि मूवी ऑल इन ऑल फनी है। मूवी में सब कुछ ओवर द टॉप डायल टू 11 है, कुछ भी सीरियस नहीं है। और यही तो इस मूवी की खासियत है कि ये सीरियस सिचुएशन को भी लाइट हार्टेड तरीके से दिखाती है। जैसे जब मिकी बार बार मरता है और रीप्रिंट होता है तो ये एक ट्रेजिक सिचुएशन है, लेकिन मूवी इसे इस तरह से दिखाती है कि आपको हंसी आती है। और यही डार्क कॉमेडी का असली मजा है कि आप हंसते भी हो और सोचते भी हो। ये मूवी आपको एंटरटेन भी करती है और आपको एक मैसेज भी देती है। और यही बॉन्ग जून हो का सिग्नेचर स्टाइल है। वो अपनी फिल्मों में कॉमेडी और ट्रेजेडी को एक साथ लेकर चलते हैं, और यही उनकी फिल्मों को इतना यूनिक बनाता है। और अगर मिकी 17 और मिकी 18 के बीच में इंटरेक्शन को और दिखाया जाता तो ऑडियंस को भी एक अलग ही लेवल की कॉमेडी देखने को मिलती। इमेजिन करो, दोनों एक ही टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं, या एक दूसरे की जगह काम पे जा रहे हैं, या एक दूसरे की पर्सनैलिटी को मिमिक कर रहे हैं। ये सब सीन्स मूवी में और भी ज्यादा फन ऐड करते, और मूवी की एंडिंग भी डार्क कॉमेडी के टोन को मेंटेन करती, जिससे ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिलता। मिकी 17 की जान है मिकी, यानी कि रॉबर्ट पैटिसन, और क्या गजब का परफॉर्मेंस है उनका। क्योंकि अगर मिकी 17 में रॉबर्ट पैटिसन नहीं होते तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाती। ये पूरी मूवी उन्हीं के शोल्डर्स पर है। मुझे ये तो पता है कि रॉबर्ट पैटिसन ड्रामेटिक और सीरियस सीन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो इतनी अच्छी कॉमेडी भी कर सकते हैं। जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है वो हर एक मिकी के लिए डिफरेंट है, और ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ही नेल्ड इट। उन्होंने जो अपनी वॉइस के साथ किया है वो सच में काबिले तारीफ है। एक तरफ बड़ा सहमा हुआ सिंसियर टाइप का मिकी है, और एक तरफ थोड़ा एंग्री टाइप का, और दोनों ही टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत यूनिक है। और मूवी ये रीजन भी देती है कि हर एक मिकी में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस क्यों हैं, क्योंकि हर बार जब मिकी को रिप्रिंट किया जा रहा है तो कभी तार निकल जा रही है, तो कभी उसकी बॉडी नीचे गिर जा रही है, तो कभी कुछ, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। दैट्स वाई हर मिकी में चेंजेस आ रहे हैं। सच में मिकी 17 और मिकी 18 दोनों ही डिफरेंट पर्सन लगते हैं। इतना अच्छा परफॉर्म किया है रॉबर्ट पैटिसन ने। मिकी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, उसमें एम्पैथी है, कंपैशन है, गिल्ट है,
उसके अंदर हर वो एक क्वालिटी है जो हमें ह्यूमन बनाती है। बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और कार में उसने एक रेड बटन दबाया था और उसको लगता है कि वो रेड बटन दबाने की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी और मिकी जिंदगी भर इस गिल्ट में रहता है कि उसकी मॉम की डेथ की वजह वो है। इसलिए जब भी उसके साथ कुछ गलत होता है तो ही बिलीव्स कि उसको पनिशमेंट मिल रही है। मिकी के गिल्ट की शुरुआत इस रेड बटन से होती है और मूवी खत्म भी इस रेड बटन से ही होती है, जब मिकी लास्ट में रेड बटन दबाता है उस रीप्रिंट मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब केवल वो रीप्रिंटिंग मशीन ही डिस्ट्रॉय नहीं हुई है बल्कि मिकी का गिल्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो गया है। फिल्म के अंत में मिकी गिल्ट फ्री हो जाता है। वो समझ जाता है कि बचपन में कार का एक्सीडेंट कार में डिफॉल्ट की वजह से हुआ था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रॉबर्ट पैटिसन के अलावा बाकी एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। नियोमी एकी जिन्होंने नाशा का रोल किया है उनका परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा और क्लाइमेक्स में जो वो बर्स्ट आउट होती है मार्शल के ऊपर वो उनका बेस्ट है। बस वही है कि मूवी में सीन हो या परफॉर्मेंस सब कुछ डायल टू 11 है। नाशा का कैरेक्टर मिकी को लेके थोड़ा पॉजिटिव है और जब दो मिकी हो जाते हैं तो जब ये बात नाशा के साथ साथ काय को भी पता चल जाती है तो काय नाशा से कहती है कि एक मिकी तुम रख लो और एक मिकी मैं रख लेती हूँ और नाशा का पॉजिटिव नेचर वहाँ पे शाइन होता है एंड शी इज लाइक कि मिकी 17 हो या 18 दोनों मेरे हैं। मार्क रेफेलो एज मार्शल थोड़े ज्यादा ओवर द टॉप है बट फनी है, कुछ लोगों को अच्छे लग सकते हैं और कुछ लोगों को शायद उतना मजा ना आए। टोनी कॉलेट एज येल्फा अ सॉस लविंग पर्सन शी इज टू ग्रेट है और स्टीवन यून ने टीमो का किरदार अच्छे से निभाया है जो मिकी का दोस्त है और फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स लेकर आता है। और अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से निभाया है और उनकी केमिस्ट्री भी ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है जो फिल्म के इमोशनल और कॉमेडिक मोमेंट्स को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। मूवी कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं देती, जैसे स्टार्टिंग में जब मिकी वो एक्सपेंडेबल्स वाला फॉर्म फिल कर रहा होता है तो उसको चेनसॉ की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज केवल उसी को सुनाई देती है। मुझे लगा इसका कुछ तो मीनिंग होगा बट कुछ समझ नहीं आया। बस लास्ट में नाशा टीमो को चेनसॉ से मारने वाली होती है बट रुक जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में चेनसॉ का जिक्र और फिर लास्ट में चेनसॉ दिखना बट इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। सेम विद मिकी के जो ड्रीम्स है, स्पेशली वो गन वाला सीक्वेंस क्यों था। वो मिकी को कहती है ये लो मेरी गन और खुद को शूट कर लो, ये किसी किस्म का टेस्ट था पर क्यों। और जब मिकी खुद को गोली नहीं मार पाता तो वो खुद उसके सर पे गन रख देती है पर गन तो खाली होती है, उसमें तो कोई गोली ही नहीं होती, तो फिर ये सब क्यों किया उसने। और लास्ट में मिकी येल्फा को ड्रीम में देखता है जिसमें वो मार्शल को रिप्रिंट कर रही होती है। अब इस ड्रीम का मीनिंग तो सिंपल है, ये मिकी के पैरानोया को दिखाता है। उसको मालूम है मार्शल मर चुका है पर उसको डर है कि कहीं कोई और उसके जैसा रूलर ना आ जाए, कहीं एक और मार्शल जैसा लीडर ना आ जाए। बेसिकली मिकी 17 मूवी का रियल मीनिंग यही है कि एक्सपेंडेबल प्रोग्राम पैरेलल है सारे वर्कर्स का जो एक्सपेंडेबल होते हैं अपनी जॉब में, कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। और निल्फहाइम में जैसे मार्शल मिकी को ट्रीट करता है ठीक वैसे ही कई सारे प्रोफेशनल सेटिंग्स में सुपीरियर्स अपने जूनियर्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से। हालांकि ये मूवी थीम्स को एक्सप्लोर नहीं करती पर टच तो बहुत सारी थीम्स को करती है जिनकी हमने बात भी की है, जैसे कि कैपिटलिज्म, कॉलोनाइजेशन, ड्रग्स, फिलोसफिकल क्वेश्चन ऑफ टू बॉडी वन सोल, पर किसी पे भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती। दैट्स वाई ये थीम्स कम और सोशल कमेंट्री ज्यादा लगती है एंड दैट्स वाई ये फिल्म अच्छी है पर ग्रेट या परफेक्ट नहीं है। क्रीपर्स का डिजाइन मुझे अच्छा लगा और बैकग्राउंड स्कोर क्लाइमेक्स में अच्छा है। इनफैक्ट क्लाइमेक्स मूवी का काफी इंटरेस्टिंग है पर जब मिकी 18 अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है मुझे लगा था कि मूवी खत्म, पर उसके बाद भी मूवी चलती रहती है और वहां लगा मुझे कि मूवी ड्रैग हुई क्योंकि वो जो मार्शल की रीप्रिंटिंग वाला ड्रीम था मुझे लगा कि मूवी में एक ट्विस्ट आ रहा है पर वो तो ड्रीम था, तो वो चीजें थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्ट्री है। मैंने कहा फिल्म अच्छी है, मजा आएगा आपको इसको देखने में, फनी भी बहुत है, अच्छा एक्सपीरियंस देती है पर ग्रेट या परफेक्ट नहीं है पर ओरिजिनल है। और अगर आप भी आईपीज और सीक्वल से बोर हो गए हैं तो मिकी 17 जैसी ओरिजिनल मूवी को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो ये था हमारा रिव्यू मिकी 17 का। हम रिकमेंड करेंगे कि आप मिकी 17 को थिएटर्स में देखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस मूवी को देखकर आपको बहुत सारे सवाल आएंगे और यही इस मूवी की खूबसूरती है, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपको अपने खुद के इंटरप्रिटेशंस बनाने का मौका देती है। इसलिए इस मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं बल्कि एक आर्ट पीस की तरह देखें और इसके मैसेज को समझने की कोशिश करें। और एक चीज और, मूवी के जो अनरिजॉल्व्ड एलिमेंट्स हैं
वो भी एक तरह से ऑडियंस को एंगेज करते हैं। अनरिजॉल्व थीम्स और क्वेश्चंस आपको मूवी के बाद भी सोचने पर मजबूर करते हैं और ये एक अच्छी फिल्म की निशानी है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।